बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो फातिमा बहन को खुशामदीद लंदन आने के लिए। उरूज और यूसुफ और लंदन उर्दू वॉइस का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी नज़र में ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ़ अदबी मसाइल उठाते हैं, लेकिन उनको जोड़ते नहीं फेमिनिज़म के साथ या ह्यूमन राइट्स के साथ। तो ये एक पहली पहल है मेरे ख़्याल से, और बहुत अच्छी, बहुत मेरे ख़्याल से बहुत ही वेलकम है। मैं पिछले कोई 2 बरस से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही फ़िलिस्तीन के साथ। तो मैं सबसे पहले एक कहानी, शॉर्ट स्टोरी जो अभी बहुत पसंद की गई, सुनाना चाहूँगी फ़िलिस्तीन के हवाले से, जिसका नाम है शायद कहानी बनता देश। टैक्सी में बैठते हुए शुमिता ने तपाक से कहा, सलाम वालेकुम। फ़ोन पर ड्राइवर का नाम आ गया था, अबरार, जो शुमिता को मालूम था, लेकिन ड्राइवर मुसलमान है, इसलिए उसने सलाम किया। गोरों के देश की राजधानी लंदन में निरंतर रंग भेद से जूझते हुए हम दुनिया के दूसरे हिस्सों से आए हुए लोगों से आपसी अपनापन बनाए रखें, ये उसने खुद तय किया था। ड्राइवर मुसलमान है ये तो उसे मालूम था, लेकिन ड्राइवर एक खातून है ये नाम से अंदाज़ा नहीं हुआ था। उसे ज़रा हैरान होकर के रियर मिरर में खातून को देखने की कोशिश की और पाया कि वो भी हैरान नज़रों से उसके चेहरे का जायज़ा ले रही हैं, और उनकी नज़रों में शुमिता के माथे पे लगी बिंदी पर टिकी है। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अबरार ने खामोशी से सर एक तरफ झुका करके सलाम का जवाब दिया, फिर हाथ बढ़ा करके म्यूज़िक सिस्टम का एक बटन दबाया। बॉलीवुड के गाने बजने लगे। शुमिता ने टोका, नहीं नहीं, अरबी संगीत बजने दीजिए, मुझे पसंद है। वो मुस्कुराई, अरबी नहीं, फिलिस्तीनी। कहते हुए उन्होंने पहला संगीत लगा दिया। शुमिता अपनी जगह बदले बगैर और उन्हें ये एहसास करवाए बिना कि वो उनका पूरा चेहरा देखना चाह रही है, थोड़ी बहुत आड़ी तिरछी ऊंची नीची होकर के रेयर मिरर में उनके आंखों के से ऊपर का हिस्सा देखने की कोशिश कर रही थी। नाकामयाब रही। अगली लाल बत्ती पर टैक्सी रोक कर वो पूरी मुड़ी और गंभीरता से बोली, मैं ऐसी दिखती हूँ और इसको नाइंसाफी समझती हूँ कि ड्राइवर तो आपको पूरा देख सके और सवारी को सिर्फ ड्राइवर की आंखें दिखाई दे। शुमिता कुछ खिसिया कर उनसे कहने लगी, अपनापन समझ करके ध्यान से उसका चेहरा निहारने लगी। हिजाब सर से थोड़ा खिसक गया था। कायदे से कटे हुए खिचड़ी बाल जिनमें चावल ज्यादा हो गया था, चौड़ा माथा जिस पर 3 लकीरें उम्र भर मेहनत की गवाही दे रही थी, साफ रंगत जो झुर्रियों की वजह से रूखी सी मालूम हो रही थी, मामूली नाक और लिपस्टिक के बिना होंठ, उम्र कोई 70 के आसपास। इतना तो एक नज़र में ही शुमिता को दिखाई दे गया। जहां नज़र पहले से रुकी और पूरे चेहरे का जायजा लेने के बाद लौट आई, वो थी उनकी आंखें। भला क्यों? शुमिता ने खुद से सवाल करते हुए पाया, भूरे रंग की आंखें तो लंदन में अक्सर लोगों की होती हैं। ये आंखें कोई ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, ना पलकें लंबी थी, ना भवें दिलकश थी। आंखों के अंदर लेकिन एक दुख झांक रहा था, गहरा, निरंतर लेकिन शांत दुख। अपने होने के एहसास के साथ जिंदगी को गुजारता, अपने वजूद को थामे हुए, संजोए हुए दुख, जिसके उर्दू शायर ने कहा था, जिसके बारे में फैज़ अहमद फैज़ ने, गम में वो मज़ा नहीं जो दुख में होता है। हर फिलिस्तीनी के दिल के दुख को वो समझ सकती थी, लेकिन उसमें जाने की उसकी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं थी। अपने तेज़ी से उसी तरफ बढ़ते हुए मन को उसने जबरन रोका और बोली, अबरार, आपने अरबी संगीत की बात को ठीक करके फिलिस्तीनी क्यों कहा? क्योंकि दोनों में फ़र्क है। अबरार ने सीधा सा जवाब दिया, वाकई? शुमिता ने ज़रा हैरानी से पूछा, अरबी संगीत में भी तो वही साज हैं, तर्ज भी वही है, लहक और उतार चढ़ाव भी वही है, धुनें भी मिलती जुलती हैं, क्योंकि आखिर इलाका तो एक ही है। अबरार ने एक बार सोचा, फिर कहा, गीत सिर्फ धुन, लय, तर्ज, साज से तो नहीं बनते। न उनके पास न देश खो जाने का डर है, न बर्बाद हो जाने का एक दिन खुद से दूसरे दिन को जिंदा पाने की खुशी है, न हर पल
देश से बढ़ती हुई दूरी का खौफ है। हमारा संगीत, भला उनके संगीत जैसा कैसे हो सकता है? शुमिता चुप रही, जानती थी अबरार क्या कह रही है, लेकिन ये भी समझ रही थी कि दर्द समझ पाना और दर्द जीना एक नहीं होता। बात को बदलते हुए उसने खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई और कहा, आप तो अंदर की सड़कों से जा रही हैं, मैंने सोचा था आप 8378 लेंगी। वो छोटा पड़ता है ना? जी छोटा तो पड़ता है, लेकिन इस समय उस पर ट्रैफिक जैम मिलेगा। ट्विकेनहैम स्टेडियम में आज रग्बी मैच है, इस वक्त खत्म हो रहा होगा। बाहर गाड़ियों की रेल पेल तो होगी ही, उससे ज्यादा पैदल चलने वालों की भीड़ होगी। पता नहीं ये कैसा खेल है जो लड़ते भिड़ते एक दूसरे की नाक तोड़ते सर फोड़ते खेला जाता है। शुमिता ने उनकी बात समझते हुए दोहराई। अबरार ने एक लंबी सांस खींची और रूखे लहजे में बोली, लड़ने भिड़ने का शौक होता है जिसकी लत बढ़ती जाती है। जब दिल की भड़ास स्टेडियम में नहीं निकल पाती तो दूसरे मुल्कों पर चढ़ बैठते हैं और निहत्ते लोगों को मारते हैं। खुशी पाने के अपने अपने तरीके होते हैं। शुमिता किसी भी तरह फिलिस्तीन के मामले में उलझना नहीं चाहती। उसे ना तो कोई मतलब था, और इंसानियत के नाते मतलब निकाल भी लिया जाए तो आखिर वो कर क्या सकती? बातचीत की पहली वाली डोर पकड़ते हुए उसने पूछा, इस रास्ते से तो आपको हाउसलो होकर गुजरना पड़ेगा? हाँ, आपको कोई काम है वहाँ? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी मसाले वगैरह खरीदने हैं। मैं बता दूंगी कहाँ उतरना है मुझे। अबरार ने एक पल सोचा, फिर कहा, हाउसलो आपके डेस्टिनेशन से 5 मील दूर पहले है। पैसे आपके उतने ही पड़ेंगे। मुझे मालूम है, शुमिता हंसी। पहले भी कार्ड से तो कट ही चुके होंगे। मैं आपसे वापस नहीं मांग रही हूँ। दोनों एक दूसरे को रियर मिरर में देखकर मुस्कुराई। अबरार ने पूछा, आपको क्या खरीदना है? शुमिता को जरा हैरानी हुई। फिर उसने कहा, बस कुछ तेल, मसाले, हिंदुस्तानी अचार। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी। उन्होंने कहा, क्या आप ऑलिव ऑयल खरीदने वाली हैं? मुझे ऑलिव ऑयल बहुत पसंद है, शुमिता ने सादगी से कहा। मेरे पास खालिस नबलूसी जैतून का तेल है। टिक्की में 1 और 2 लीटर की बोतलें हैं। बस मुझे यहीं उतार दीजिए। उसने गाड़ी रोकी और उतरती हुई शुमिता से बोली, अगर आप 2 लीटर वाली बोतल लें तो मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ। मैं आगे के मोड़ पर फ्री पार्किंग में रुकती हूँ। आधे घंटे में आपको यहीं मिलूंगी। ये इतना बड़ा लालच था कि शुमिता फौरन राजी हो गई। जल्दी जल्दी ट्रॉली में उसने दाल, मसाले, अचार वगैरह भरे। इतनी तेजी के बावजूद जब तक वो बाहर निकली तो देखा अबरार दुकान के सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रही हैं। देखिए जनाब, ये रही मेरी सवारी। कहाँ देर हुई और कहाँ रास्ता रोका मैंने किसी का? चलिए सर, हम एशियंस को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और मर्दों को तो हमेशा खातून का ख्याल करना चाहिए। और कहीं वो खातून उनकी माँ की उम्र हो तब तो छोटी मोटी भूल को अनदेखा कर देना चाहिए। उसकी चुलबुली धारा प्रवाह गुफ्तगू पर दरबान और शुमिता दोनों मुस्कुराए। बैठकर सीट बेल्ट लगाते हुए अबरार ने बड़े अपनेपन से दरबान को हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छा, फिर मिलते हैं। मैं लंदन में 20 साल से हूँ। इससे पहले इजिप्ट, उससे पहले सीरिया, सबसे पहले जॉर्डन। 60 साल से भटक रहे हैं। उन्होंने बात अधूरी छोड़ करके ब्रेक लगाया और चहक कर बोली, लीजिए मैम, आ गई आपकी मंजिल। इससे पहले कि शुमिता उतरती, उसने बाहर निकल करके डिक्की खोली। 2 लीटर की एक सफेद भद्दी सी जेरी कैन नुमा बोतल निकाली, जिसे देख करके शुमिता को एशिया गुड्स के ताक पर करीने से सजी अलग अलग शक्ल की सुंदर सुडोल ऑलिव ऑयल की बोतलें याद आ गई, जिन्हें उसने इस बदशक्ल बोतल के लिए छोड़ दिया था। पर्स से 10 पाउंड का नोट निकालते हुए शुमिता ने कहा, अगर बोतल खूबसूरत हो, लेबल का रंग चटकदार हो और खूबसूरत हुरूफ में लिखा हुआ हो तो बेचने में आसानी होती है। अबरार का बोतल थामे आगे बढ़ता हुआ हाथ थम गया। बोतल को अपने चेहरे के पास ला करके उसने गौर से उसे देखा। दूसरे हाथ से उसे बहुत प्यार से सहलाते हुए बोली, हाँ, बिकने के लिए पैकेजिंग लुभावनी जरूरी है। हमारे जैतून के बगीचे इस शक में काट दिए जाएं कि उसमें टेररिस्ट छुपे हैं। बार बार की बमबारी हमारे जमीनों को बंजर कर दे। हम उस पर फिर जैतून, नींबू और संतरे के पौधे रोपें, धरती की खुशामदें करें। हम पर भी वही जुल्म हो रहा है माँ, जो तुझ पर हो रहा है। हमें सजा मत दे मीठे
रसीले जायकेदार हल्दे। भरपूर फसल को टॉर्चर से टूटे हुए हाथ जमा करें। कोल्हू में डाले गए नए जैतून ये पहले तेल की खुशबू जिसे पास में हुई बमबारी की बू भी दबा नहीं पाती। जान जोखिम में डाल करके निकाले हुए तेल को जल्दी जल्दी बेच पाने की कोशिश, क्या सिर्फ इसलिए कि पैसे आए, आमदनी हो, या इसलिए कि दुनिया भर में तेल बेचा जा सके कि शायद उन्हें याद आए एक मुल्क है, एक कौम है, एक तारीख है, एक संस्कृति है, एक तहजीब है जिसके 8 साल के बच्चों को मिलिट्री कोर्ट सजा देती है और पत्थर मारने वाले नाबालिग बच्चों को 10 साल की कैद सुनाई जाती है, जिस देश को अपार्थाइड निकल रहा है। इस सब के बीच पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि इसका इश्तिहार हो सके, लेकिन इसकी तो पैकेजिंग खराब है और माल जितना भी अच्छा क्यों ना हो, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट के बिना कुछ बिकता नहीं है, इसलिए आप तो इसे नहीं खरीदेंगी। उसने जेरी कैन अपनी छाती से लगा लिया, जैसे सुबह क्रेच में छोड़ते हुए बच्चे को माँ अपने सीने से लगा करके कहती है, दिल ही दिल में कहती है, तुम्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहती बेटे, पर क्या करूँ, तुम्हें पालने के लिए तुमसे भी छोड़ना पड़ता है। उसने सुमिता को दिया नोट, उसकी तरफ बढ़ाया। सुमिता ने नोट उसके हाथ में ठीक से रखा और उनकी उंगलियां उस पर मोड़कर मुट्ठी बंद कर दी। दूसरे हाथ में थामा हुआ जैतून के तेल का जेरिकेन लेते हुए बोली, अपना नंबर दे दीजिए, कभी टैक्सी की जरूरत हो तो आपको ही बुलाऊं, उसूल के खिलाफ है, कंपनी में रिपोर्ट हो जाएगी। कंपनी नहीं, मेरे उसूल के खिलाफ है और उसूल पर बहस नहीं होती। हाँ, खुद ब खुद कहीं मुलाकात हो जाए तो अलग बात है। इतना कह करके उन्होंने मानो आगे बात करने का दरवाजा बंद कर दिया, सलाम में हाथ उठाया, टैक्सी में बैठी और फिर ये जा वो जा, कुछ जान लेने कुछ पा लेने के मिले हुए एहसास के साथ सुमिता ने घर का दरवाजा खोला। ये 5 अक्टूबर की बात थी। 2 दिन के बाद गाजा जैसी दुनिया पर फट पड़ा। हमस का इजराइल में घुसपैठ, इजरायली शहरियों का अपहरण, किडनैपिंग, जिसमें औरतें बच्चे बूढ़े भी थे। इस मुंह चिढ़ाते हुए हमले पर इजराइल की कार्रवाई का दुनिया दम साधे हुए इंतजार करने लगी। एक आध मुल्क इजराइल को शांति बनाए रखने की गुहार कर रहा था। ज्यादातर देश इजराइल जो भी करे उसे ऐसा करने का पूरा पूरा हक है। और 7 दिन की तैयारी के बाद गाजा पर कयामत बर्पा हुई। एक हफ्ता भर दुनिया को समझने में लगा कि इजरायली हमला हमस पर कम है, असल मकसद तो गाजा पर कब्जा है। अपने शहरियों को सुरक्षित वापस लाने के बजाय इजरायली सरकार मूल निवासियों से गाजा को खाली करवाना चाह रही है। जल्दी जल्दी से हाइड पार्क में एक प्रोटेस्ट हुआ। सदा से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहने वाली सुमिता इस बार प्रोटेस्ट में थी। हर तरफ से लोग उमड़े, हुजूम था और उसका और छोर नहीं मिल रहा था। इतने लोग फिलिस्तीन के साथ हैं और फिर डेमोक्रेटिक बरतानिया सरकार पर की कान पर जू नहीं रेंगता। राजनीति सुमिता नहीं समझती, लेकिन ये तो लॉजिक की बात है। जुलूस रेंगता हुआ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पास से गुजरता, वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस के सामने से होता हुआ ट्रफाल्गर स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस दोनों तरफ तैनात थी। खबर थी कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस फोर्स लाई गई है। नारे बहुत लग रहे थे, लेकिन वो एक नारा जिस पर पिछली रात BBC ने अनाउंसमेंट किया था कि हरगिज न लगाया जाए क्योंकि ये एंटी सेमिटिक है, उसको लगाने से सब लोग डर रहे थे। अचानक सुमिता से कोई 4 मीटर की दूरी पर एक महिला ने, एक खातून ने जोर से नारा लगाया, फ्रॉम द रिवर टू द सी। पल भर को भीड़ जैसे सकते में आ गई। बढ़े हुए कदम आधे में थम गए, मुट्ठी बंधे हाथ हवा में रुक गए। एक पल को सब जैसे चुप। फिर सबने एक साथ पुकारा, फिलिस्तीन विल बी फ्री। बैंड नारा सबने दोहराया। गिद्ध की तरह मंडराते हुए पुलिस वालों ने बाज की सी फुर्ती आ गई और एक ने शिकार पर ताक करके हमला किया। भीड़ में कोहराम मच गया। औरतें सब तरफ से लपकी और उस औरत और उस हथकड़ी पहना रहे अफसर को घेर करके खड़ी हो गई। नारे की ललकार से सुमिता को कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो भीड़ को धकेलती हुई उस औरत के पास पहुंची जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्यों हमें अपने पूरे देश की आजादी चाहिए, एक टुकड़ा नहीं, एक हिस्सा हरगिज नहीं।
शुमिता ने उसका कंधा जोर से झंझोड़ा और उसका सर दोनों हाथों में पकड़ करके अपने सीने में समेट लिया और फिर आवाज दबा करके पुलिस वाले से बोली, लीव हर, मूव बैक एट वंस। पुलिस वाला शायद इतने सख्त मुखालफत के लिए तैयार नहीं था। जरा सा जो वो हिचकिचाया तो शुमिता को उसका हाव भाव कुछ अलग सा लगा, जिससे उसके दिमाग का कोई बंद ताला खुल गया और उसे अबरार का कही हुई बात याद आई, हम एशियाई तो एक दूसरे के साथ खड़े रहें। हिंदी में कही बात उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी के समझ में आई। धीमे से बोला, इन्हें यहाँ से ले जाइए। दूसरे पुलिस अफसरों ने इन्हें देख लिया है, चेहरा पहचान लिया है, याद रखेंगे। कम से कम आधे घंटे इन्हें जलूस से दूर रखिए। आसपास खड़े अंग्रेज, फिलिस्तीनियों और ना जाने कौन कौन से देशों के बाशिंदों ने शब्द चाहे ना समझे हों, उसके मतलब समझे और शुमिता और उससे चिपकी हुई अबरार को तकरीबन उठा करके ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से निकलती हुई एक पतली सी गली में खड़ा कर दिया। इस गली में बहुत सारे कैफे हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे हम लोग। शुमिता ने दोनों को घेरे हुए लोगों से कहा। 5-6 हट्टे कट्टे मर्द हामी में भरकर जुलूस में गायब हो गए। नाके पर खड़ा आइसक्रीम बेचने वाला जोर से चिल्लाया, हाय माय ब्यूटीज, योर आइसक्रीम कोन्स। भीतर से 2 हाथ कोन्स थामे हुए निकले, जिनके मालिक ने 2-3 बार सर हिला करके हल्के से आंख मारी, जैसे कह रहा हो, साथ चल नहीं सकता लेकिन साथ हूँ। शुमिता ने लपक करके कोन्स ले लिए और दोनों बतियाती टहलती शनिवार की मस्ती बनाती 2 औरतों की तरह आगे बढ़ने लगी। जरा आगे एक खाली कैफे मिला और दोनों बिना कुछ कहे अंदर बैठ गईं। कहीं दूर देखते हुए अबरार ने जैसे खुद से कहा, क्यों मेरे मुल्क के टुकड़े किए जा रहे हैं। शुमिता ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे मुल्क के साथ भी तो यही किया इन लोगों ने। जानती हूँ, इसीलिए तो आज हिंदुस्तान इजराइल का साथ क्यों दे रहा है ये समझ में नहीं आता। यही सोच करके तसल्ली कर लो कि यहूदियों को भी तो एक मुल्क चाहिए। शुमिता ने ढारस बंधाते हुए कहा, क्या मैंने कहा कि आज़ाद फिलिस्तीन में यहूदी नहीं रह पाएंगे? हम तो बराबरी से एक साथ यहूदी, मुसलमान, ईसाई साथ रहते थे, अब क्यों नहीं रह सकते? शायद शुमिता के चेहरे पर बेबसी देख करके अबरार ने कहा, कुछ और बात करते हैं, बताइए ऑलिव ऑयल कैसा निकला? बेहतरीन, शुमिता ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने तो हाथों पे भी लगाया। वो मुस्कुराई, बालों और चेहरे पर भी लगाइएगा, झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। ठीक है, खत्म हो जाए तो आपसे और कैसे मंगवाऊं? मैं आपको सप्लायर का नंबर देती हूँ, घर पहुंचा देगा। आप क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहती? क्या आपको मुझसे मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं है? वक्त की बर्बादी लगता है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? शुमिता के इस दो टूक सवाल पर उनकी आंखों में तारीफ झलक आई। हल्के से मुस्कुराई, बोली, टैक्सी चलाना मेरा पेशा नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सोच समझ करके इस काम को चुना है ताकि नए लोगों से मुलाकात हो सके और मैं उन्हें कहानी सुना सकूं। मुझे तो आपने कोई कहानी नहीं सुनाई, शुमिता ने ज़रा हैरानी और कुछ शिकायत से पूछा। मेरी कहानी से ही तो आपने जाना कि हमारे यहाँ बेहतरीन जैतून होता है, जिनके बगीचे टेररिस्टों को शरण देने के लिए उजाड़ दिए जाते हैं। हमारी ज़मीन इतनी उपजाऊ इसलिए है क्योंकि इसमें बेगुनाहों का खून जज्ब होता है। क्या आपको पता नहीं चला कि हम अपने शायरों से कितनी मोहब्बत करते हैं? हमारा संगीत उस इलाके के अन्य देशों से कैसे अलग है? लंदन में हर समय कितने ही प्रोटेस्ट होते होंगे। आज से पहले आप किसी में गई? शुमिता ने शर्मिंदा होकर इनकार में सर हिलाया। ये मेरी कहानी का ही तो असर है। मैं ये कहानी हर सवारी को सुनाती हूँ। किसी के चेहरे पर उकताहट आ जाती है, जैसे उसे कहानी बोर कर रही हो। कोई एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। कोई हमदर्दी जता करके दुख बांटने की कोशिश करता है और कुछ आपकी तरह प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। इस कहानी का खत्म? शुमिता पूछे बिना रह नहीं पाई। ये फिलिस्तीन की कहानी है, इसका खात्मा तो सारी दुनिया मिल करके लिखेगी। शायद। दोनों के बीच एक खामोशी ठहर गई, जिसे झटकते हुए अबरार बोली, अगर मैं इस गली के आखिर से बाएं मुड़ जाऊं और घूम करके फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर आ जाऊं तो जलूस का आखिरी छोर पा जाऊंगी। वहां दूसरे पुलिस वाले होंगे, हम दोनों साथ हुए तो पहचाने जाने के इम्कान बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं अकेली जाती हूँ। वो उठी, सलाम में हाथ उठाया, दरवाजे से बाहर निकली
और बिना पलटे तेजी से गली के सिरे तक की दूरी पार करके बाएं मुड़ी और आंखों से ओझल हो गई। शुमिता देर तक उस तरफ देखती रही। क्या फिलिस्तीन नाम की कहानी कोई अंत पाएगी, या बस एक नाम जिंदा रह जाएगा जो कभी कभार कहानियों में किसी अजूबे देश की तरह पाया जाएगा, जहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, शायर हर दिल अजीज हुआ करते थे और संगीत ऐसा था जो कानों में होता हुआ दिल में उतर करके रूह में बस जाया करता था। एक देश जो असलियत से निकल करके कहानी बन गया। शुमिता ने एक आह भरी और दूसरी तरफ देखा। जुलूस अभी भी जारी था। हाथों में छोटे बड़े फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे, गीतों की तर्ज लंदन की सर्द हवा को गरमा रही थी। या शायद ऐसा भी हो कि माएँ अपने बच्चों को इस जद्दोजहद की कहानियाँ सुनाएं, जिन कहानियों का आखिरी जुमला ये हो, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, अनगिनत लोग शहीद हुए, बच्चे, औरतें, यहाँ तक कि मिट्टी में, टैंकों में रोल दिए गए, लेकिन हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी, जद्दोजहद जारी रखी। उसी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज हम अपने फिलिस्तीन में, घरों में, अपने बिस्तरों में शांति से सो रहे हैं। शायद बहुत मुझसे कहा गया था कि मैं फेमिनिज्म के हवाले से भी 2-4 बातें करूं, तो इजाज़त हो तो 2 मिनट लूँगी। सॉरी, शायद आपका वक्त खा रही हूँ। मुझे 3-4 बहुत ही सादा सी बातें करनी है। पहली बात तो ये कि मैंने देखा है, और ख़ास करके ये लंदन में आके देख रही हूँ, कि ख़वातीन जब फेमिनिस्ट राइट्स की बात करती हैं तो वो एक तरह की माफ़ी, एक तरह की अपॉलॉजी से शुरू करती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे शौहर तो हमको सब कुछ करने देते हैं, हम तो हमारे ऊपर तो किसी पैसे की भी रोक नहीं है, हमारे कहीं आने जाने की भी रोक नहीं है, हम जिससे चाहे मिल सकते हैं, जैसा काम चाहे कर सकते हैं, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है ज़ाती ज़िंदगी में, कि आपको कुछ करने दिया जा रहा है, आपको इजाज़त दी जा रही है, कोई ऐसा है जो आप पर रोक लगा सकता है, उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से फेमिनिज्म को आज ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका शौहर आपके साथ खड़ा है, आपको जो आपके हुकूक हैं वो लेने से रोक नहीं रहा, तो वो कोई सेंट नहीं हो गया है, वो कोई पैगंबर, कोई वली, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा हो करके उसके आगे बात बढ़ाई जाए। बिल्कुल, ये हमारे लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हर वक्त हम लोग ये पढ़ते रहते हैं, फ़िलिस्तीन के मामले में तो बहुत ही पढ़ रहे हैं, कि कितनी औरतें जो हैं मारी जा रही हैं, कितनी औरतों की गोद सुनी हो रही है, कितने बच्चे मारे जा रहे हैं। औरतों की तो जो सफरिंग है साहब, उसका तो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता, वो तो बहुत है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट के पीस प्रोसेस होता है, उसमें आप लोगों को मालूम है दुनिया भर में कितनी औरतें शरीक हैं? 6%। यानी मुसीबत सारी हमारे ऊपर, मर्दों की हुई अपनी लड़ाइयाँ, अपनी बहसें, क्योंकि आप तो भैया बैठ नहीं सकते टेबल के अक्रॉस अपने मसाइल समझाने के लिए। मुसीबतें आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स पे डाल रहे हैं, और हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है पीस प्रोसेस में? 6%। आपने कभी सोच के देखा UNO जो बराबरी की बात करता है, उसकी आज तक कोई जनरल सेक्रेटरी औरत क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्यों बात नहीं होती इस चीज़ के बारे में? क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज करा है? मेरे ख्याल से मैं अक्सर ये सोचती हूँ, ये बात दूसरी फेमिनिस्ट भी कहती हैं कि काफ़ी तो हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, काफ़ी तो हम लोगों ने जीत लिया, और काफ़ी हम लोगों को हमारे हुकूक मिल गए। अच्छा, वाकई सिर्फ वोट डालने के, और वोट डालने का हक हम लोगों को कहाँ से मिला? यहाँ के जो सफरेजेट्स थे, जो उनका मूवमेंट था, उससे मिला। उन्होंने जानें भी दी, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। हम लोग जब आज़ाद हुए तो ये माना गया कि भाई जब भी इलेक्शंस होंगे औरतें बराबर से वोट दे पाएंगी। इसलिए हम लोगों ने कोई लड़ाइयाँ लड़ी नहीं उसके लिए, इसलिए हम लोग ये समझते नहीं कि हमारे लिए लड़ाइयाँ कितनी सारी बाकी हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारे लिए बाकी है वो ये कि हम हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर जगह बराबर का हक मांगेंगे। 50% women
एवरीवेयर। मैं तो एक तरह से अगर आप कहें तो मैं तो मजाक के उसमें भी कहूँगी, हम एक हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी यही कहें, भैया तुम्हारी औरतें कहाँ हैं? क्यों नहीं तुमने अपने औरतों को बंदूक उठाना सिखाया? क्यों वो मार नहीं पाती जिन लोगों को तुम लोग कहते हो कि तुम मारोगे? तो इसलिए हमें ये ज़रूरत है, हर पॉलिटिकल पार्टी में हमें 50% रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हर पार्लियामेंट में हमें 50% रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हर असेंबली में 50% हमें ये चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में हमें 50% प्रोफेसर्स औरतें चाहिए। हर जगह हम औरतों की 50% की डिमांड रखें और उसके लिए लड़ाई लड़ते रहें, जद्दोजहद करते रहें। आखिरी बात जिससे मैं ख़त्म करूँगी, प्लीज़ ये मत कहिए कि ये एक चीज़ होती है जो रिलीजियस फेमिनिज्म है। आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ इस्लामिक फेमिनिज्म। बहनों मेरी जान, देखो समझ लो, मज़हब से कोई नहीं आता फेमिनिज्म। सब मर्दों के बनाए हुए मज़हब हैं, सब प्रॉफिट्स देखिए मर्द हुए हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ फेमिनिज्म टू emerge from a religion. Feminism has to exist on its own without the support of any religion. Don't find ways out of this problem through your religion. It is not going to happen that way. Shukriya.